स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। एक तरफ जहां संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षकों की ओर से लगातार मीटिंग्स ली जा रही हैं, प्रभारी खुद हरियाणा के दौरे पर है ताकि संगठन बन पाए, तो दूसरी ओर फतेहाबाद के टोहाना से पर्यवेक्षक की मीटिंग के दौरान मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कांग्रेस के नेता हरपाल बुडानिया ने मारपीट के आरोप लगाए हैं और पुलिस को शिकायत दी है। इधर प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि भीतर घात करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और राहुल गांधी को दे दी गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। जानेंगे इसी मुद्दे पर आपकी राय, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में फिर हंगामा, फिर कांग्रेस में दिखी गुटबाजी, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप, हंगामे में तब्दील हुई मीटिंग। कांग्रेस की गुटबाजी से हर कोई वाकिफ है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस में अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस खिचड़ी की सीटी जरूर बाहर तक सुनाई दे जाती है। चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस नेताओं को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो बस एक आपसी मतभेद, आपकी जंग से। पार्टी के नेता अपने अलग अलग गुट बनाकर बैठते हैं और फिर खुद ही मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अंतर कलह की कोई एक खबर सामने आई हो, बल्कि बार बार कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ ही जाती है। जी हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी फिर खुलकर सामने आई है। फतेहाबाद में बीते रोज पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग थी। सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन ये मीटिंग जंग में तब्दील हो गई और ये तस्वीरें गवाह हैं इस जंग की। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए। अब जब आपस में भिड़ गए तो मीटिंग कैसे ही करते। नेता हरपाल मुडानिया ने मारपीट के आरोप लगाए और साथ ही पुलिस को भी मारपीट की शिकायत दे दी। इस बात के लिए हुई लड़ाई कि भाई हमारा प्रोग्राम था, मैंने सच्चाई बोली। मैंने कहा भाई पिछली बार क्या हुआ था, बराला को परमवीर ने खुल के सपोर्ट करी थी। इस बात में सारा टोहाना जानता है, सारा हरियाणा। अब की बात बराला ने खुल के परमवीर की सपोर्ट करी, तो ये तो मिले हुए दोनों आपस में। यही बात तो मैंने बोली थी कि भाई इन्होंने आपस में मिलके और यही राज करेंगे, बाकियों का तो किसी का नंबर ही नहीं आना। जिसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस ने हरपाल बुडानिया को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। हरपाल बुडानिया से 7 दिन में जवाब मांगा है और जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं मामले में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का बयान आया है। शैलजा ने कहा कि किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत जरूरी है। देखो, जो हमारे वहाँ पर AICC के हमारे पर्यवेक्षक थे, वो उसके बारे में देख लेंगे, उसको जो भी है जैसे भी ठीक। पूरे घटनाक्रम को आपके साथ एंगल से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या अपनी कोई नसीहत देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को? नसीहत तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन के बिना कौन सा संगठन ठीक चल पड़ता है। अनुशासन तो होना ही चाहिए ना, अपनी बात रखने का। जहाँ भी रखें, कमरे में रखें। और मुझे लगता है पर्यवेक्षक तो सबकी बात सुन ही रहे हैं, इतने दिन यहाँ पर लगा रहे हैं। इधर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद पंचकुला पहुँचे। पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही, तो दूसरी ओर कहा कि पार्टी में गुटबाजी और अंतर कलह को रोकने के लिए या कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इनडिसिप्लिन हो गया तो कार्रवाई होगा। इधर कांग्रेस की नेत्री पराग शर्मा भी पार्टी से कुछ उखड़ी सी नजर आई। चुनाव के बाद भी अपना दर्द उन्होंने बयां किया था। जिस पार्टी को हमने अपनी माँ की तरह जिसकी सेवा करी है, आज अगर उसके साथ ही उसका सौदा किया जा रहा हो और हमारी आंखों के सामने ये हो रहा हो, जहां एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कई हजार किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश को और पार्टी को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं,
हम पार्टी का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। हम एनएसयूआई में रह लिए, यूथ कांग्रेस में रह लिए, ये कल के लोग आए जो पार्टी के नाम पे दलाली करने लग गए। मैंने कांग्रेसियों पे आरोप नहीं लगाया, मैंने उन गद्दारों पे आरोप लगाया है जो कांग्रेस का चोला पहन के बीजेपी की मदद कर रहे थे। ऐसा है कि हम लोग पार्टी में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत मैंने जो भी लिखित में नाम दिए हैं वो नेशनल वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक जी के पास भी वो नाम है और देखिए आप खुद समझते हैं, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। और मैं कोई चाहे बड़े से बड़ा हमारा नेता हो, कोई भी लीडर हो, प्रोटोकॉल जो तोड़ेगा फिर वो चीज संगठन के लिए ठीक है। बहरहाल हरियाणा में ना तो अब तक कांग्रेस का संगठन बना है और ना ही नेता विपक्ष चुना गया है। चुनाव आए, चुनाव गए और कई महीने भी बीत गए, लेकिन ये मसला नहीं सुलझा। भीतर घात की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन शायद कांग्रेस नेताओं को दूसरी पार्टियों से ज्यादा आपकी लड़ाई में ज्यादा दिलचस्पी है। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी वही मंजर है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कांग्रेस का ये गुटबाजी का मसला कब सुलझेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, पंचकुला से तारा ठाकुर, फरीदाबाद से दीपक गौतम और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है। बार बार जब कांग्रेस से गुटबाजी को लेकर पूछा जाता है कि तो नेता गुटबाजी से इनकार करते नजर आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसा कुछ नहीं तो लिस्ट कैसे तैयार हुई। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। सवाल ये कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी? सवाल ये भी कि कांग्रेस की अंतर्कलह का कब आखिर समाधान होगा, कब जाकर अंतर्कलह कांग्रेस की खत्म होगी। सवाल ये कि चुनाव हारने के बाद भी क्यों कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। सवाल एक ये भी है कि भीतर घात करने वालों की लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है, कौन कौन से वो कांग्रेस के नेता हैं जो भीतर घात करते हैं। गुटबाजी नहीं तो भीतर घात करने वालों की लिस्ट तैयार क्यों कर दी गई, ये सूर्य समाचार के सवाल है। सवाल ये कि हरियाणा कांग्रेस संगठन का विस्तार कर पाएगी। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। कांग्रेस के नेता बार बार क्यों बगावत कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और यही वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम आपसे आपकी राय भी जानेंगे कि आपका क्या कहना है। हरियाणा कांग्रेस जिसमें अभी तक संगठन नहीं बन पाया है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, और ऐसे में उसी कांग्रेस के भीतर से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसे लगातार तमाम तरह की जो भीतर घात है, जो अंतर्कलह है, वो अलग अलग मंचों से समय समय पर खुलकर सामने भी आती रही है। ऐसे में कई सवाल हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य किस तरीके से अब आगे है, क्योंकि लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है और अभी भी उनका संगठन किस तरीके से बिखरा पड़ा है, या फिर कांग्रेस अपना अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके लिए अब कांग्रेस को विचार करना होगा और यही सवाल आज हम पूछ भी रहे हैं। इसी पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आप क्या कहते हैं, वो जरूर बताइए आप कॉल करके। तो चुनाव हारने के बाद भी क्यों कांग्रेस पार्टी अभी तक सबक नहीं सीख पाई। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना ही करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई है। हालांकि उसी को लेकर तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वो आए हुए हैं हरियाणा में और कोशिशें हो रही है, लेकिन उन्हीं की बैठक में इस तरह की भीतरघात, इस तरह की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। इस खबर पर चर्चा और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक गौतम जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंतर्कलह खासतौर से हरियाणा में और जो भीतर घात है वो कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी तमाम खबरें आई हैं। इस पर विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन अभी जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस के नेता हरपाल बुडानिया ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या है, वो एक बार जरा बताइए आप। देखिए, आप जब से देखेंगे कांग्रेस के संगठन को तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नेताओं का आपसी विवाद इस कदर है हरियाणा में कि इसी वजह से लगातार, चाहे आप अशोक तंवर की बात करें, चाहे आप कुमारी शैलजा की बात करें, चाहे आप अब जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान की बात करें,
बहुत लंबे पीरियड से कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह गुटबाजी है। चूंकि यहाँ के जो नेता हैं ये अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ कुमारी शैलजा के गुट में हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में हैं, कुछ रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट में हैं, कुछ किरण चौधरी के टच में हुआ करते थे, उनके गुट में हुआ करते थे। हालांकि उस समय जिस समय किरण चौधरी कांग्रेस में होती थी उस समय ये तीनों का मिलकर एक ग्रुप होता था, यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, ये तीनों का एक गुट हुआ करता था। दूसरा गुट हुआ करता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और यही वजह थी कि इनके आपसी राजनीति के चलते ये जो गुटबाजी है इसके चलते कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा था। और ये हालात अपनी बात प्लीज आप पूरी करिएगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, एक दर्शक जुड़ गए हैं, चूरू से महेंद्र पाल है। महेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका। आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर हम। चलिए दीपक, आप अपनी बात पूरी करिए। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबे पीरियड से लगातार हो रहा है कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा है। और कांग्रेस का चूंकि संगठन नहीं बन रहा है इसकी वजह से लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर जा रही है। 2014 से और अब हम 2025 में बैठे हैं। इसका मतलब इतने लंबे समय से कांग्रेस को अगर कुछ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है तो वो भुगतना पड़ा है इनके संगठन का ना होना। और यही वजह है कि अब जब तमाम पर्यवेक्षक लगातार एक एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जब कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वहां से एक ही चीज सामने निकल कर आती है और वो चीज ये है कि कांग्रेस का संगठन ना होने का नुकसान तमाम पार्टी को भुगतना पड़ा है, पूरी तरह से कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और अब जब ये पर्यवेक्षक लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे आप फरीदाबाद की बात करें या हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पर्यवेक्षक गए हैं, जहां के कार्यकर्ताओं से ये मिले हैं, यहाँ के नेताओं से मिले हैं, वहां साफ तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि ये पर्यवेक्षकों के सामने नेताओं का जो गुस्सा है, कार्यकर्ताओं को जो गुस्सा है, एक दूसरे पर वो अपनी एक तरह से जिसे कहते हैं कि अपना गुस्सा उतारते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि जो तस्वीर टोहाना से सामने आई, जो अब थाने तक जाके पहुंची है, वो तस्वीर इसीलिए सामने आ रही है कि गुस्सा अपने चरम पर है। तमाम लोग भड़के हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता भड़के हुए हैं, तमाम नेता भड़के हुए हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि कई जगह पर तो लोग अपना गुस्सा हाथापाई कर कर दिखा रहे हैं, जैसे कि तस्वीर टोहाना से सामने आई। लेकिन कई जगह पर कार्यकर्ता बेहद सधे हुए शब्दों में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो क्यों हारे। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी के नेताओं ने पार्टी को बेचने का काम किया। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट थे, उनके साथ मिल गए। और चूंकि उनके साथ मिल गए इसीलिए साफ तौर पर उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, फील्ड पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, ग्राउंड पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस की हार हुई। और ऐसा नहीं है कि ये चीज केवल नीचे के स्तर पर हो रही है, पार्टी हाईकमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक इस बात को बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ दौरे पर आए, तमाम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक ली और एक बात साफ तौर पर कह दी कि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ध्यान क्या रखा गया? जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये पर्यवेक्षक जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, लेकिन किसी गुट विशेष से अलग से बात नहीं करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करते हुए नजर आएंगे। तो पहला चरण क्या है कि कार्यकर्ताओं के बीच में पर्यवेक्षक पहुंचे, नेताओं के बीच में पर्यवेक्षक पहुंचे, उनकी बात जो है वो पूरी तरह से उनकी बात सुनी। और बात सुनने के बाद अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह कि अब उनसे जिलाध्यक्ष के लिए नाम मांगे जा रहे हैं कि आखिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जिलाध्यक्ष हो सकता है। तो तमाम जिलाध्यक्ष के लिए तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। और ये जब पैनल बन जाएगा तो एक नेताओं का एक पैनल बन रहा है, और जब ये पैनल बन जाएगा तब ये पैनल हाईकमान तक जाएगा और वहां से ये डिसाइड होगा कि आखिर किस तरीके से इनको आगे बढ़ना है, किस तरीके से किसको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन इसी प्रोसेस में जो गड़बड़ी है, जो अंतर कला है, वो सामने आ जाती है। मैं आपके पास आऊंगी दीपक। एक और दर्शक है, राजीव है बुलंदशहर से। राजीव जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मतलब सीख नहीं पा रही है। आप बात करें हरियाणा के अलावा, जिस तरह से हरियाणा में आपके संवाददाता ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों में भी कांग्रेस के साथ यही दिक्कत चल रही है। चाहे वो कर्नाटक की बात करें, चाहे वो आपके हिमाचल की बात करें,
और चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें। तो ये लगातार जब इस तरह की दिक्कत चल रही है उसके बाद भी कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, तो अभी भी टाइम है, क्योंकि कांग्रेस कभी जमाने में एक मेजोरिटी वाली पार्टी हुआ करती थी। 85 के चुनाव में जो मेजोरिटी में थी 482 सीटों की, आज भी वो पार्टी 50 सीटों पर सिमट करेगी। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है उसको समझना पड़ेगा कि बाकी में हमारे वफादार कौन है। अगर राजस्थान की बात करें, सचिन पायलट ने मेहनत की, वहां पर अशोक गहलोत के सामने जो कांग्रेस आला कमान है वो घुटने टेक दिए। और बात करें अगर कर्नाटक की बात करें, जो आपके जो डिप्टी सीएम है वो बाकी में काबिल थे, उन्होंने पूरी मेहनत करी, लॉबी करी, उसके बाद भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। तो कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो बाकी में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको वो जो मेहनत है उसका सिला नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं अंदर काने वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। और बात अगर लास्ट में हरियाणा पाए, तो जब आपको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी टाइम से अपने जो बाकी जो नेता हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि कितनी करीबी हार यहाँ पर हुई है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी नेताओं को भी सपोर्ट करते, उनको भी इनकी बात सुनते, तो आज कांग्रेस की सरकार हरियाणा में होती। तो ये कई सारी चीजें हैं कि आला कमान को सुनना पड़ेगा, नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी 50 सीटें हैं वो 20-25 में रह जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव अपनी बात रखने के लिए। दीपक, आप ही के पास आते हुए आपने इस दर्शक की बात को भी सुना होगा और आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, आऊंगी आपके पास दीपक, लेकिन उससे पहले भिवानी से प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, क्या है आपकी राय? मैडम जी, कांग्रेस का तो यही हाल है, बुरे हाल है बल्कि कहें तो। और एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं। नेशनल लेवल पर तो छोड़िए, जो राज्यों के लेवल पर भी जो कांग्रेस में हो रहा है, और ये हरियाणा का ही हाल नहीं है तो सब जगह से ऐसे ही दिखने को मिलता है। इनके अंदर छोटे छोटे गुट बने हैं, अपना अपना करना है सबको, और इस तरीके की लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं। तो जब इनको खुद को ही अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है या अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, तो जनता इन लोगों पर क्या भरोसा करेगी। और हरियाणा में तो मतलब बताइए, हम कब से सुनते आ रहे हैं कि लोग संगठन बना, मतलब एक प्रॉपर जैसे बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी जैसे बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम करती है, छोटे छोटे स्तर पर उनके लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही है उस हिसाब से। तो और ऊपर से ये लड़ाइयां और इनके मीटिंग्स में हो जाती हैं, तो बताइए अब कैसे, क्या ही समाधान होगा इस पार्टी का। महत्वपूर्ण बात कही आपने प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मंडी से नागेंद्र नेगी हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, कांग्रेस की अगर विचारधारा की बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे सुपर विचारधारा की पार्टी है, जो पूरे देश को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक जो है वो एकजुट रखने का सामर्थ्य रखती है। और लेकिन कांग्रेस के भीतर बगावत और असंतोष का उभरना जो है, वो संवादहीनता जो है, जो गुटबाजी और असंतोष के चलते हरियाणा जैसे राज्य में भी सफलता मिलते मिलते रह गई, और हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग से सरकार गिरते गिरते रहेगी राज्यसभा के चुनावों में। तो ये कांग्रेस विद्रोह की ज्वाला भड़कने का इंतजार क्यों करती है? संवादहीनता की स्थिति ये है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी कोई बात कहती हैं तो प्रभारी उसकी बात को कुछ और अंदाज में जाकर के फीडबैक जो है वो गलत दे देते हैं। तो इस तरह से जो है फीडबैक, सही फीडबैक ना मिलना जो है, और बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टियों को, विशेषतौर पर भाजपा को जो स्ट्रांग कर रही हैं, उसके पीछे जो है वो शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हिंदी भाषी पट्टी जो है हमारी, वहां पर कई राज्यों में जो है सरकारें जो है कांग्रेस की टूट गई, चाहे वो राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में, और एक से ज्यादा पावर सेंटर होना भी इसकी एक वजह हो सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि तमाम बागी तेवर जो हैं वो बावजूद पार्टी के समर्थक और भक्त होने के बावजूद उनकी बात को टाला मटोला जाता है और सख्त एक्शन लेने में जो है वो कोताही की जाती है। तो इस तरह से मामलों को लटकाना भटकाना जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। शीर्ष नेतृत्व को के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि निजी हितों और स्वार्थ के आधार पर सूचनाओं को आगे तक नहीं पहुंचने देते, और शीर्ष नेतृत्व जो है सही फीडबैक जब उन तक नहीं पहुंचेगी तो टॉप लीडरशिप जो है वो उसके टीम के जो आसपास के लोग हैं वो प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष वो
अपने अपने हिसाब से जो है शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देकर के गुमराह करते रहते हैं और कांग्रेस लगातार टूटती चली जाती है। इसके बारे में सबको जो है वो विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनको बहुत ही सचेत और संवेदनशील होना चाहिए। जय हिंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया नागेंद्र अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक जुड़ के अपनी महत्वपूर्ण जो राय है वो रख रहे हैं। दीपक, आपने भी तमाम व्यूअर्स को सुना होगा, उनकी राय को सुना होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं हरियाणा में, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है? वो कौन सी मुश्किलें हैं वो आ रही? जैसे कि आपने भी कहा कि अब हुड्डा गुट, हुड्डा खेमा या अशोक तंवर खेमा या फिर सुरजेवाला सैलजा खेमा, अलग अलग कितने खेमे हो गए हैं। इन सभी खेमों को एक छत के नीचे लाना एक सबसे बड़ी मुश्किल है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि ये तमाम जो गुट हैं, इन तमाम गुट के नेताओं को एडजस्ट किया जाए, इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि ये तमाम लोग एक छतरी के नीचे, एक छतरी कौन सी? कांग्रेस के नीचे आए। इस तरह से एकजुट किया जाए कि ये लोग, तमाम जो लोग हैं, राहुल गांधी के अंडर में, सोनिया गांधी के अंडर में उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन पुरानी पार्टी के साथ हो क्या रहा है? जैसा कि हमारे एक दर्शक ने अभी कहा कि यहाँ पावर सेंटर बहुत सारे हो गए हैं। तमाम लोग, जैसे अगर आप तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से अगर आप तुलना करते हैं तो आप उस तुलना में पाएंगे कि वहां केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, संगठन जो तय करेगा, उसके बाद किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता है। पावर सेंटर वहां एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के लिए, प्रदेश अध्यक्ष राज्य के लिए, ये बिल्कुल फिक्स है। इनकी जो टीम है वो टीम बैठकर डिसाइड करती है और टीम बैठकर जो निर्णय लेती है वो निर्णय पहुंचता है राष्ट्रीय नेतृत्व तक, और राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला जो करते हैं उस फैसले को सभी लोगों को मानना पूरी तरह कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ होता यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अपने आप को कांग्रेस समझने लगे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस वो है, कांग्रेस उनकी वजह से है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसी भी पार्टी का नेता अगर ये मानने लग जाए कि कांग्रेस मेरी वजह से है तो दिक्कत है। अगर कोई नेता ये मानकर चलता है, कांग्रेस के लोग अगर ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि कांग्रेस की वजह से हम हैं, तो पार्टी बनती है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज इन ऑब्जर्वर्स के लिए रहने वाला है कि किस तरीके से इन तमाम लोगों को एक साथ जोड़ पाएंगे, किस तरह से एक ऐसा संगठन बना पाएंगे जिस संगठन के माध्यम से ये तय हो पाए कि इसमें तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, पहली बात। दूसरी बात, तमाम जो गुट हैं उन तमाम गुटों के नेता हो, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो सबसे मजबूत हो, क्योंकि जिलाध्यक्ष का बहुत मजबूत होना, जिलाध्यक्ष का एक ऐसा व्यक्ति होना जिसके छाते के नीचे, जिलाध्यक्ष एक तरह से आप एक चीज मानकर चलिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का पिता के बराबर होता है, पार्टी का सर्वे सर्वा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। तो जिलाध्यक्ष को वो स्वीकार करें, जिलाध्यक्ष के बारे में ये मान पाए कि जिलाध्यक्ष जो कहेगा उसको हमें मानना पड़ेगा। इन तमाम चीजों का ध्यान रखने वाला जिलाध्यक्ष चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि आप जब एक दर्शक ने और हमारी एक बात कही जिसको हम बहुत गौर से सुन रहे थे कि यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत यह है कि तमाम लोग अपने ही साथियों को लेकर आश्वस्त नहीं है, अपने ही साथियों पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। बार-बार जब बगावती सुर उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें देखी हमने विधानसभा चुनाव में भी, जो हार का सामना है वो कांग्रेस पार्टी को इसी वजह से करना भी पड़ा था। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरा विश्लेषण और जानकारी और चर्चा करने के लिए आज के इस मुद्दे पर। चलिए इसी के साथ आपकी आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।